अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप you're well. I am Adnan Ali Faruqi and I am going to be giving this lecture of terrorism, violence and society on behalf of मैं मधु माला. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के दीगर ममालिक के टॉप मोस्ट एजेंडाज में आता है. तो देखते हैं कि दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और माशरे का आपस में क्या ताल्लुक है. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एंड फर्स्ट स्लाइड. टेररिज्म बुनियादी तौर पे, जैसे कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस के टॉप एजेंडाज में एक एजेंडा है. आप लोग सब ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का लफ्ज़ सुना होगा. 9/11 के वाक़े के बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट की, जिसमें दुनिया के बहुत बड़े बड़े ताकतवर मुल्क भी शामिल थे और छोटे मुल्क भी शामिल थे. कहने का मकसद ये है बहरहाल के टेररिज्म एज अ ग्लोबल फिनोमेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी मुल्क जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स पे, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे से कोऑपरेट भी करते हैं. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको यूनाइटेड नेशंस की लातादाद लिटरेचर और डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि टेररिज्म को और इसको काउंटर करने के लिए, यानी कि काउंटर टेररिज्म के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. अब तो ये भी हो गया है कि मुख्तलिफ स्टेट्स ने अपनी एक काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन बना ली है कि इसको कैसे काउंटर करना है. अच्छा, टेररिज्म बज़ात खुद एक फिनोमेना है, लेकिन इससे और मुख्तलिफ फिनोमेनाज भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन और दीगर और मामलात जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि टेररिज्म से कुछ बहुत ख़ास चीज़ें मुंसलिक हैं और उनको हम अलग करके नहीं देख सकते. जैसे कि मैंने बताया कि रेडिकलाइजेशन भी टेररिज्म का हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. एक्सट्रीमिज़म भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. इसी तरह साइबर टेररिज्म जो कि साइबर वर्ल्ड में हो रहा है. इसी तरह फाइनेंशियल टेररिज्म जो कि पैसों का इल्लीगल ट्रांसफ़र हो रहा है. ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे टेररिज्म के फिनोमेना से इतनी क्लोजली लिंक्ड हैं कि इनको भी टेररिज्म के साथ ही समझा जाता है, पढ़ा जाता है और काउंटर किया जाता है. तो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी या टेररिज्म की वजह से बहुत सारे लोग मर चुके हैं. एज पाकिस्तानीज हमने बहुत ख़तरनाक और बहुत इंटेंस किस्म की टेररिज्म देखी है. हम कैसे भूल सकते हैं पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक, जिसमें मासूम 300 से ज़ायद बच्चे मारे गए. और कभी हम ये भी सुनते हैं कि बलूचिस्तान में सुई गैस की पाइपलाइन उड़ा दी गई. कभी हम मस्जिद पे अटैक सुनते हैं. और अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा और सुना कि चाइनीज़ एम्बेसी और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी टेररिस्ट अटैक हुआ. एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2000 से 2014 में 81,000 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए और जिसमें 2 लाख से ज़ायद लोग मारे गए. और ये फिगर्स जो हैं 2014 से 2020 में ले जाएं तो ये बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि ये फिनोमेना ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होता जा रहा है और लोग टेररिज्म के हाथों ज़्यादा से ज़्यादा मर रहे हैं. हर साल ये तादाद बढ़ती जा रही है. एक प्रॉब्लम जो टेररिज्म के साथ रही है वो ये है कि इसकी कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है और 300 से ज़ायद डेफिनेशंस टेररिज्म की एग्जिस्ट करती हैं.
डेफिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? डेफिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, एक किसी भी चीज़ को डिफाइन करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपको उस डेफिनेशन के ज़रिए पता चले कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं। लिहाजा अगर टेररिज्म को आप डिफाइन नहीं करेंगे सही तरीके से तो आप उससे डील भी नहीं कर सकेंगे। अम, कोई भी मुल्क दुनिया का, उसने अपनी ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म नहीं बताई है सिवाय एक मुल्क, इंडिया। इंडिया ने टेररिज्म को ऑन स्टेट एंड गवर्नमेंट लेवल डिफाइन किया है। इसकी भी वजह है क्योंकि इंडिया में जितनी भी किस्म की दहशतगर्दी होती है वो बेसिकली एक ही ख़ास किस्म की है, और उसके लिए लिहाजा उस ख़ास किस्म की टेररिज्म को डिफाइन करना बहुत आसान हो गया। सो लेकिन बहरहाल ये एक कन्फ्यूजन और एक प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अमेरिका की भी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारी डेफिनेशन यूज़ करता है अमेरिका, 300 से ज़ायद डेफिनेशंस में, और बहुत बड़ा बड़ा स्कॉलरली वर्क हुआ है। यहाँ तक कि एक किताब लिखी गई है जिसमें सिर्फ ये 300 से ज़ायद डेफिनेशन है। पीटर शल्ट्स एक एक स्कॉलर है, सॉरी पीटर श्मिट, और उसने इस किस्म की एक किताब लिखी है, बहुत मशहूर किताब है वो। अ, ये इसलिए भी मुश्किल है इस चीज़ को डिफाइन करना क्योंकि ये मैंने एक यासिर अराफात जो कि पीएलओ के सरबराह थे, पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक दहशतगर्द तंजीम थी और यासिर अराफात इसके लीडर थे। फ़लस्तीन में लड़ रहे थे इसराइल के खिलाफ। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला कहा था यूनाइटेड नेशंस की स्पीच में, और वो ये लिखा हुआ है, वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। लिहाजा ये एक जुमला ये हमें बता रहा है कि टेररिज्म को डिफाइन करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसकी एक मिसाल है, कश्मीरी मुजाहिद हमारी निगाह में, पाकिस्तान की निगाह में मुजाहिद हैं और फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन इंडिया की निगाह में वो आतंकवादी या दहशतगर्द या टेररिस्ट हैं। एंटिटी एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, लेकिन पर्सपेक्टिव्स का फ़र्क है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो तालिबान या टीटीपी को, मैं पाकिस्तानी तालिबान की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मानते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत बुरा मानते हैं। लिहाजा ये तय करना कि टेररिज्म या एक वायलेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे कॉजेस के लिए लड़ रही है या बुरे कॉजेस के लिए लड़ रही है, बहरहाल चूंकि इसमें कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता यूनिवर्सली, लिहाजा टेररिज्म और टेररिस्ट एक बहुत मुश्किल वर्ड है डिफाइन करना। बहरहाल फिर भी चूंकि हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाह रहे हैं, मैंने एक डेफिनेशन ली है और वो नीचे लिखी हुई है, एनी वायलेंट एक्ट और थ्रेट ऑफ वायलेंट एक्ट। यानी कि अगर आप एक वायलेंट एक्ट कर देते हैं या उसकी धमकी देते हैं, या तो आप बम उड़ा देते हैं या बम उड़ाने की धमकी देते हैं, और टारगेट करते हैं सिविलियंस को, नॉन कॉम्बैटेंट्स को। यानी कि अगर तो आप मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं तो वो भी टेररिज्म है, लेकिन टेररिज्म जो है वो एक अजीब किस्म की वायलेंट मूवमेंट है कि वो सिर्फ स्टेट मिलिट्रीज को टारगेट नहीं करता, वो सिविलियन को भी मार देता है। क्यों ऐसा वो करता है हम आगे देखेंगे। ये कोई पागलपने की बात नहीं है। अक्सर टेररिस्ट स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि भाई ये टेररिस्ट जो है वो इर्रेशनल होता है और पागल होता है, और इसकी जो कॉजेज होती हैं वो पागलपन से जुड़ी हुई हैं। ये एक नफ्सियाती मामला है, तो ऐसा नहीं है, हम इसको देखेंगे आगे चल के। बहरहाल ये समझने की बात है कि नॉन कॉम्बैटेंट्स या सिविलियंस जो हैं वो भी टेररिस्ट का टारगेट होती हैं। तो कोई भी वायलेंट एक्ट या उस वायलेंट एक्ट की धमकी देना, चाहे वो एक इंसान ने दी हो, एक ग्रुप ने दी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन ने दी हो, और उसका बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये होती है कि वो ये करके पैनिक क्रिएट करें, पब्लिक या ग्लोबल ऑडियंस या ग्लोबल पब्लिक, या रीजनल ऑडियंस या रीजनल पब्लिक, या स्टेट के अंदर पब्लिक। बेसिकली बुनियादी तौर पे पब्लिक को खौफजदा करना, हिरासा करना, दहशत ज़दा करना, पैनिक क्रिएट करना, और ये पैनिक क्रिएट करके वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को पूरा करते हैं।
ہر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی کچھ پولیٹیکل یعنی کہ سیاسی گولز ہوتے ہیں. اسی لیے جب وہ ٹیررزم کرتے ہیں تو ان کی کچھ مانگیں ہوتی ہیں, اور جب وہ ایک عوام دہشت زدہ ہو جاتی ہے, ایک ریاست دہشت زدہ ہو جاتی ہے, تو ٹیررسٹ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, اور لہٰذا میں یہ بتاؤں گا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور میری یہ مانگیں ہیں. ایکسکیوز می. اگر آپ القاعدہ کا مینیفیسٹو دیکھیں یا ان کا منشور دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ ٹیررزم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اگر آپ ٹامل ٹائیگرز کا منشور دیکھ لیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو ٹامل ناڈو جو کہ ایک ایتھنک گروپ ہے سری لنکا میں, اس کے ساتھ زیادتیاں ہونی ہیں, اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. بہرحال بہت ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن جب ختم ہو گئی ہیں اور بہت ساری ابھی بھی رہتی ہیں, اور نئی نئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی آپ دیکھتے ہیں. کازز آف ٹیررزم, کازز آف ٹیررزم میں بیسکلی پولیٹیکل کازز بھی ہو سکتی ہیں, سوشل کازز بھی ہو سکتی ہیں, اکنامک کازز بھی ہو سکتی ہیں. انہی چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بنیادی طور پہ 2 ڈفرینٹ سیٹس ہیں جو کہ ٹیررزم کو جسٹیفائی یا ریزنیبل بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیررسٹ اگر بم پھاڑتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل کازز بھی ہو سکتی ہیں, کچھ سوشل کازز یعنی کہ اس کی سوسائٹی میں اس کی انجسٹس سفر کر رہا ہے اور اس کی آواز نہیں سنی جا رہی, اس کو ہیلپ کوئی نہیں کر رہا تو وہ وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اکنامک کازز بھی ہوتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ایک انسان ٹیررسٹ گروپس جوائن کر لیتا ہے. یہ تینوں کازز صحیح ہیں اپنی جگہ. سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی بہت ساری وائلنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں. اس میں ٹی بی بھی آتی ہے, اس میں بلوچ لبریشن آرمی بھی آتی ہے, اس میں آئیسس بھی آتی ہے, اس میں مختلف فلسطین میں لڑنے والی جو آرگنائزیشنز ہیں, میں ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں کہوں گا, لیکن چونکہ ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور گلوبلی ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہی کہتے ہیں, لہٰذا میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. لیکن میری نگاہ میں ٹیررزم حزب اللہ ٹیررزم یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, اور نہ ہی کشمیری مجاہدین ہے, اور نہ ہی افغان طالب ہیں, کیونکہ افغان طالب جو ہیں وہ اپنے ملک میں ایک فورن آکوپیشن سے لڑ رہے ہیں, اور اس چیز کو ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. سو بیسکلی 2 سیٹس ہیں, 2 سیٹس آف کنڈیشنز ہیں جو کہ اس چیز کو فردر ڈسکرائب کرتے ہیں. نمبر 1, there are certain conditions that start terrorism, اس کو ہم pull versus push factors میں دیکھتے ہیں. اور دوسری conditions for facilitating یعنی کہ مدد کرنے کی, اور survival of terrorism یعنی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ٹیررزم کو سروائیو کراتی ہیں اور اس کی ہیلپ کرتی ہیں, اور ان کو ہم 4S فیکٹرز کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے پل ورسز پش فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. پل فیکٹرز بنیادی طور پہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اپیل کریٹ کرے, مثال وہ آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک انسان بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے, اور ہم ان تینوں کی مثالیں دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, جب ایران میں انقلاب آیا 1979 میں, امام خمینی صاحب نے یہ ایک انقلاب برپا کیا, تو ان کو ٹیررسٹ بولا گیا. اور آج بھی ہم ایران مطلب دنیا کے کچھ ملک ہیں جو کہ ایران کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتے ہیں. بنیادی طور پہ خمینی صاحب ایک خاص آئیڈیالوجی لائے اپنی قوم کے لیے, ایک اسلامک آئیڈیالوجی لائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا. کچھ ملکوں کو یہ اچھی لگی بات, اور کچھ ملکوں کو یہ اچھی بات نہیں لگی. جن کو اچھی نہیں لگی تو انہوں نے امام خمینی صاحب کو اور ایران کو پورا کا پورا ٹیررسٹ ملک ڈکلیئر کر دیا. لہٰذا کچھ خاص آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں جو کہ بہت اپیل کرتی ہیں انسان کو. مارکسزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے. مارکسزم یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں جو طاقتور لوگ ہیں, جو کمزور کو دباتے ہیں, ان کے خلاف خونی انقلاب لاؤ.
مارکسزم یہ کہتا ہے. لہٰذا مارکسزم ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ بہت اپیلنگ بات کرتا ہے. بہت سارے جو دنیا کے جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جو جن کے اوپر طاقت ور لوگ سوسائٹی کے دباؤ ڈالتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک کمزور یہی سوچے گا کہ میں ان سے لڑوں گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا آئیڈیالوجیز بھی جو ہیں وہ بہت اپیلنگ ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک واحد فرد ہوتا ہے جو کہ بہت کیرزمیٹک پرسنالٹی کا ہوتا ہے. شے گیوارا آپ نے نام سنا ہوگا. اور اسی طرح اسامہ بن لادن بھی ہو گیا. اسی طرح یاسر عرفات ہو گئے یا مقتدی الصدر ہو گئے. کہنے کو یہ سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا ٹیررسٹ پرسنالٹیز ہیں، لیکن انہوں بہرحال وہ ایک خاص میگنیٹک پرسنالٹی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے بہت سارے لوگ اگری کرنے لگتے ہیں. اور پھر ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے جو کہ اپیل کریٹ کر سکتی ہے لوگوں کے دماغ میں. جیسے کہ القاعدہ نے دنیا کے دیگر مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. ایک بات بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے. اگر آپ القاعدہ کا منشور پڑھیں گے جو کہ نیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں بالکل ٹھیک بھی ہیں لیکن بہت ساری باتیں بالکل غلط بھی ہیں. فار ایگزامپل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ مسلمان علاقوں اور مسلمان ملکوں سے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو پولیٹیکلی ان کو اگنور کرتے ہیں اور ان کے اوپر جنگیں برپا کرتے ہیں، تیل استعمال کرتے ہیں اور مارتے بھی ہمیں. تیل نکالنے والے ملک دیگر مسلمان ہیں، لیبیا کے ساتھ، سیریا کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ، بوسنیا ہرزیگووینا کے ساتھ. یہ سارے ویسٹرن ملکوں نے کیا کیا؟ تو اسامہ بن لادن نے یہ کہا کہ جتنے بھی مسلمان ملکوں میں تم لوگ ہو وہاں سے باہر نکلو اور اسرائیل کو تم لوگ جو سپورٹ کرتے ہو وہ سپورٹ ختم کرو. اور اگر نہیں کرو گے، یہاں تک تو وہ ٹھیک تھا، یہاں تک میں اسامہ بن لادن سے اگری کر سکتا ہوں. لیکن اس کا حل یہ بتایا اسامہ بن لادن نے کہ ہمیں جہاں بھی جو امریکن ملے گا یا کرسچن ملے گا یا اسرائیلی ملے گا، یہودی ملے گا، وہ واجب القتل ہے. یہاں یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ کسی بھی یہودی کو یا اسرائیلی کو یا امریکی کو یا عیسائی کو مار نہیں سکتے. اس کو قتل کر دو، واجب القتل ہو گیا وہ. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا، قطعاً اجازت نہیں دیتا. لہٰذا بہرحال اسامہ بن لادن نے کچھ باتیں چونکہ صحیح کی ہیں تو اس کے ٹیررسٹ گروپ میں بہت سارے لوگ اٹریکٹ ہو کے آئے. اسی طرح بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے انسان ہوتے ہیں، ان کو کچھ وہ پرسنلی سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرسنل پاور سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوشل نیٹ ورک سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گروپ سے منسلک ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس لیے بھی وہ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں. ایکسائٹمنٹ یا پاور یا کنٹرول یا ایڈونچر یا اپنے آپ کو ہیرو پورٹری کرنا، یہ سب مختلف پل کازز ہیں جو کہ ایک انسان کو دہشت گرد بننے پہ آمادہ کرتی ہیں. اسی طرح پش فیکٹرز ہیں. پش فیکٹرز وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ امیجن کریں کہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان کو یا ایک قوم کو مجبور کرتی ہیں، اس کو پش کرتی ہیں کہ تم ٹیررسٹ بن جاؤ. مثال کے طور پہ کشمیریوں پہ اتنا ظلم ہوا کہ ان کو آپ نے مجبور کر دیا کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں. فلسطینیوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو مجبور کر دیا کہ ہمارے کوئی نہیں سنوائی ہو رہی گلوبل فورم پہ، تو ٹھیک ہے ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے. اسی لہٰذا ایسی چیزیں جو کہ ایک قوم کو یا ایک فرد کو مجبور کر دے وہ پش فیکٹرز کہلاتے ہیں. آپ نے دھکیل دیا، اس کو پش کر دیا ٹیررزم کی طرف. اس میں بیسک 4 چیزیں ہیں. مارجنلائزیشن، یعنی کہ آپ کو آپ کے حقوق نہ ملے، مارجنلائز کیا گیا. آئیڈینٹی پالیٹکس، نمبر 2.
जिसका मतलब है आपने अपनी शनाख्त को जिंदा रखने के लिए आपने एक जंग शुरू की। नंबर 3 फॉरेन ऑक्यूपेशन, अगर कोई मुल्क, एक बाहर का मुल्क आपके अंदर आके लड़ना शुरू हो गया और आपने उससे लड़ाई शुरू कर दी, जैसे कि मैं कह रहा था अफगान तालिब। यहाँ गौर से सुन लीजिए, बहुत गौर से, और इम्पोर्टेंट बात, अफगान तालिब और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके गोल्स अलग हैं और उनको एक समझना गलत होगा। अफगान तालिब अफगानिस्तान में लड़ रहा है एक फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान से लड़ रही है, और उसको उसके पास उसके पास कोई और रीजन हो सकती है। मिसाल के तौर पे वो कहता है भाई इस्लामी कानून लाओ, शरीयत नाफिज कर दो। तो और वो पाकिस्तान के स्टेट को एक काफिर स्टेट समझता है, एंटी इस्लाम स्टेट समझता है। लिहाजा ये दो बिल्कुल अलग अलग तंजीमें, इसको मिक्स मत कीजिएगा, आगे भी इस पे डिबेट होगी, इसलिए मैं अभी आपको वार्न कर दे रहा हूँ, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। सो फॉरेन ऑक्यूपेशन में हम अफगान तालिबान को भी देखते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं जिनको सियासी हकूक या सियासी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही होती, लिहाजा वो दहशत गर्दी की तरफ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कराची में हमने देखा कि MQM ने पिछले अदवार में बहुत दहशत गर्दी की। इसी तरह टामिल टाइगर्स जो कि श्रीलंका में है, इसी तरह बास्क एक स्पेनिश मूवमेंट है। तो लिहाजा बहुत सारे दीगर मामला हो सकते हैं, लेकिन चार ये बेसिक मामला हैं और इसी के अंदर मुख्तलिफ मामला होते हैं। पुश फैक्टर 1, मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि मैंने कहा, मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक गिरोह को या एक ग्रुप को या एक कौम को उसके हकूक देने से इनकार कर दिया, उनको मार्जिनलाइज किया, उनको दबाया, लिहाजा वो हथियार उठाने पे मजबूर हो गए। सो मार्जिनलाइजेशन जो है वो सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से भी हो सकती है। महरूम रखना उनको, उनको हकूक ना देना, ये इन सारी चीज़ों की वजह से वो मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, और ये सियासी मार्जिनलाइजेशन भी हो सकती है। बलोच मिलिटेंट्स जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन या महरूमियत की वजह से कहते हैं हम लड़ेंगे। इसी तरह अगर सियासी मार्जिनलाइजेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारी तंजीमें आ सकती हैं, टामिल टाइगर्स आ सकते हैं, और उसके अलावा IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी। इसी तरह FARC जो कि साउथ अमेरिका में लड़ रही है। ये सारे के सारे अपने आप को बहरहाल ये कहते हैं कि हमें मार्जिनलाइज किया गया है, यानी कि हमारे हकूक को दबाया गया है, इसलिए ये लड़ रहे हैं। लिहाजा ये होता इस तरह है कि सबसे पहले जब एक ग्रुप को, एक कौम को, कुछ लोगों को दबाया जाता है और उनको स्टेट लेवल पे या किसी और ग्लोबल लेवल पे दबाया जाता है, तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू होते हैं। और अगर वो प्रोटेस्ट यानी कि एहतजाज, उसका उसको कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो वो बेसिकली कहते हैं ठीक है, हम वायलेंट होंगे, हम मिलिटेंट हो जाएंगे और फिर हम दुनिया को सुनाएंगे। लिहाजा टेररिज्म की बुनियादी वजह ये होती है कि उन जब वो एहतजाज करते हैं या किसी भी फोरम पे जाके कहते हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो उनकी कोई ज्यादती सुनने वाला होता नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, हम कुछ ऐसा ड्रामा करते हैं ताकि अटेंशन मिले हमें, और इस अटेंशन लेने के लिए और अपनी सीरियसनेस को दिखाने के लिए वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और वायलेंट टेररिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। पुश फैक्टर 2, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो सकती है। हर इंसान के लिए अपनी आइडेंटिटी या शनाख्त बहुत ज़रूरी होती है, निहायत ज़रूरी होती है, और ये एक मेजर कॉज ऑफ टेररिज्म है। फॉर एग्जांपल, फ़लस्तीनी या कश्मीरी ये कहता है कि भाई अब हमारी एक शनाख्त है, हमें क्यों दबा रहे हो तुम। इसी तरह टामिल टाइगर्स कहता है हमारी एक शनाख्त है, हमें दबाया जा रहा है। अलकायदा भी अपने मंशूर में कहता है कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में दबाया जा रहा है और उनको अपनी तर्ज की ज़िंदगी गुजारने के खिलाफ काम किया जा रहा है। इसीलिए हम अपनी शनाख्त को बचाने के लिए, आइडेंटिटी को बचाने के लिए हम हथियार उठाएंगे।
تو آئیڈینٹی کرائسس جب ہو جاتا ہے ایک قوم میں تو وہ ٹیررزم کو اڈاپٹ کرتا ہے اور وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے اور مارنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. اسی طرح حزب اللہ بھی اسی طرح کی تنظیم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان یا فلسطینی کو دبائیں گے اگر اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی, فلسطینی کو کوئی آئیڈینٹی نہیں دی جاتی تھی. اب جا کے اتنی دنوں کے بعد اسٹیٹ آف پیلسٹائن فارم ہوا ہے, اور وہ بھی بہت شدید زیادتیوں کے بعد. اور جو اسٹیٹ آف پیلسٹائن فارم ہوا ہے اس کے اوپر بھی اتنی شدید اسرائیلی قاعدے قوانین لاگو ہیں کہ ان کو ابھی بھی اپنی آئیڈینٹی نہیں ملی. لہٰذا ایک انسان کے لیے اپنی شناخت بہت ضروری ہوتی ہے. اس شناخت میں اس کا کلچر بھی آ سکتا ہے, اس کا ریلیجن بھی آ سکتا ہے, اس کی قومیت بھی آ سکتی ہے, نیشنلٹی بھی آ سکتی ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے. آئیڈینٹی آن اٹس اون از آلسو ویری کمپلیکس تھنگ. تو کچھ کسی بھی وجہ سے وہ آئیڈینٹی کرائسس کریٹ ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے مرنے اور مارنے پہ کی ریشنالٹی کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. پش فیکٹر 3 فارن پالیسی آپشنز. بہت سارے ملک جو ہیں وہ اپنی فارن پالیسی گولز کو پورا کرنے کے لیے بھی ٹیررزم کرواتے ہیں. فار ایگزامپل انڈیا پاکستان میں نہیں چاہتا کہ سی پیک بنے, یہ اس کا ایک فارن پالیسی آبجیکٹو ہے, اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا انڈیا کی ایک فارن پالیسی آبجیکٹو ہے. لہٰذا وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ٹائپ کی تنظیموں کو فنڈنگ بھی کرتا ہے, ان کو ٹریننگ بھی کرتا ہے, ان کو آرمز بھی دیتا ہے, اور اس طرح وہ اپنے فارن پالیسی گولز کو پورا کرتا ہے. سو ٹیررزم جو ہے وہ ایک فارن پالیسی ٹول بھی ہے ملکوں کا. ایک میں آپ کو ایک اندازے کے مطابق, ایک محتاط اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی ٹیررسٹ تنظیم کو سپورٹ نہیں کیا. اس طرح کی بہت ساری ایویڈنس ہے. فار ایگزامپل آئیسس جو ہے اس کے اوپر امریکن سپورٹ ہے, اس کی بہت ساری ایویڈنسز ہیں. اسی طرح ٹامل ٹائگرز کو جرمن نے بھی سپورٹ کیا, انڈیا نے بھی سپورٹ کیا, برٹش نے بھی سپورٹ کیا. اسی طرح بلوچستان لبریشن آرمی اور ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کر رہی ہے. اسی طرح آئی آر اے جو کہ آئرش ریپبلکن آرمی ہے, اس کے پیچھے بھی بہت ساری فورن فنڈنگ تھی اور وہ اسی طرح لڑ رہا تھا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فورن پالیسی کی کو بھی پورا کرنے کے لیے ٹیررزم کا استعمال کیا جاتا ہے. کور نیریٹو بہت ضروری ہوتا ہے, یعنی کہ ایک بیانیہ. جب ایک ٹیررسٹ اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی شروع کرتا ہے تو وہ ایک بیانیہ دیتا ہے, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. اور یہ بوسنیا میں بھی نظر آتا ہے, ہمیں عراق میں بھی نظر آتا ہے, صومالیہ میں بھی نظر آتا ہے, فلسطین میں بھی نظر آتا ہے. ہر جگہ جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, اگر ہم غیر مسلم ملکوں کی بات بھی کریں تو فارک ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ میں آپریٹ کر رہی ہے, وہ کیپٹلزم کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. اسی طرح آئرش ریپبلکن آرمی جو کہ یو کے میں لڑ رہی تھی, وہ اپنی ایتھنیسٹی یعنی کہ آئرش آئیڈینٹی کو محفوظ کرنے کے لیے لڑ رہی تھی. اسی طرح چچنیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہ رشیا کے خلاف اس نے ہنڈریڈز آف ایئرز لڑا. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور اسی وجہ کو وہ ایک بیانیہ کا روپ دے دیتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ میں نے مینشن کیا, مارکسسٹ آئیڈیالوجی یعنی کہ غریبوں پہ اور کمزوروں پہ ظلم ہونا اور طاقتور کو ہرانا, یہ مارکسسٹ آئیڈیالوجی کا نیریٹو ہے. اس میں کیوبا, چائنا, وینیزویلا, ساؤتھ امریکہ, ایسٹ جرمنی اور انڈیا کی بہت ساری تنظیمیں جو کہ اسی آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہیں. انڈیا کے اندر بھی بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ اپنے حقوق مانگ رہی ہیں دہشت گردی کے طریقے سے. فار ایگزامپل نیکسلائٹ ہو گئے یا ماؤسٹ ہو گئے, یا آسام میں بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں. کشمیر کی آپ بات کر لیں تو یہ اب آپ اس کو دہشت گرد کہیں یا اپنے حقوق مانگنا کہیں, یہ ایک کنفیوزنگ بات بہرحال ہے.
पुश फैक्टर में 4 में आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप एक ग्रुप को, एक कौम को ये अपनी सियासत करने का मौका ही ना दे रहे हो और वो ये फील कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, कश्मीरी कहता है कि भाई मुझे आने दो ना, सियासत करने दो, लेकिन चूंकि उसको सियासत नहीं करने दी जा रही, वो दबाया जा रहा है, तो वो दहशतगर्द बन गया है। जब भी आप दबाएंगे किसी कौम को तो वो जाहिर सी बात है दबते 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 एग्रेसिव हो जाएगी, और वो फिर उसका उस एक दबाना भी किसी को एक एग्रेसिव चीज है, किसी के ऊपर जुल्म करना एक एग्रेशन है, और उस जुल्म का जवाब भी जाहिर सी बात है फिर एग्रेसिव तरीके से आता है। इसी तरह ग्लोबल हेजेमनी का मतलब ये है कि जो ताकतवर मुल्क है दुनिया के, वो पूरी दुनिया में अपनी मनमानियां कराते फिरते हैं। कौन नहीं जानता कि अमेरिका क्या क्या कर रहा है पूरी दुनिया में, अपनी मनमानियां कराते फिर रहे, जहां चाहे बम मार दे, जहां चाहे अपनी फौजें उतार दे, जहां चाहे सैंक्शन लगा दे। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए भी एक एक कौम या एक छोटे मुल्क के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो टेररिज्म करना शुरू कर दे। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत से मुल्कों में पपेट रिजीम्स भी आ जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में पहले भी ये हुआ कि पपेट गवर्नमेंट थी जो कि यूएसएसआर चला रही थी। आज की गवर्नमेंट भी पपेट रिजीम है जो कि अमेरिका चला रही है। इसी तरह इजिप्ट में जो बंदा है सीसी, जो प्रेसिडेंट है, वो पपेट है। इसी तरह हुस्न मुबारक भी पपेट था। तो ये जो पपेट प्रेसिडेंट्स या पपेट पपेट पुतले हुकूमतें फॉर्म होती हैं, ये अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करती और आखिरकार बिल आखिर उसके ऊपर हमला करती है और आर्म्ड असॉल्ट कर देती है। कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि टेररिज्म को मदद करते हैं, और इसको हम 4S मॉडल के तौर पे जानते हैं। 4S का मतलब ये है कि 4S हैं ये, और आप नीचे देख रहे हैं वो ये है स्लोगन, सपोर्ट, स्पेस और स्पॉन्सर। इसको हम आगे और देखते हैं। स्लोगन फॉर कॉज, एक बयानिया या एक नारा जो है वो बहुत ज़रूरी होता है मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को इश्तियाल अंगेजी पे आमादा करने के लिए। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन का एक लोगन है जिसको कहते हैं सनूद। अगर मैं इसको इंग्लिश में स्पेल करूं SANOOD, इसका मतलब है हम वापस आएंगे और अपनी आइडेंटिटी को और अपने मुल्क को आज़ाद करवाएंगे, एक दिन हम वापस आएंगे। तो ये इनका एक वो है, एक स्लोगन है। इसी तरह अगर आप शे गुवारा को देखें जो कि एक टेररिस्ट माना जाता था, मैं इसको टेररिस्ट नहीं मानता, लेकिन बहरहाल वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ जहाँ थी, जहाँ उसने दहशतगर्दी या आर्म स्ट्रगल चलाई, वो उसको दहशतगर्द के तौर पे ही देखते हैं। उसकी उसकी उसका स्लोगन था डेथ टू कैपिटलिज्म, यानी कि सरमायाकारी और कैपिटलिज्म की मौत के लिए मैं उठाऊं। ऑब्वियसली कैपिटलिज्म या सरमायाकाराना निज़ाम बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होता है, और उसका जवाब मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म यही देती है कि इनसे लड़ना पड़ेगा। 9/11 के बाद या 9/11 भी इसीलिए हुआ कि नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट की, वो हर जगह जाके इतने उसने जुल्म किए हैं जंगों के नाम पे और अमन कायम करने के नाम पे, कि आखिरकार उसामा बिन लादेन और अलकायदा ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि भाई ये लोग जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, लिहाजा हम इनसे लड़ेंगे। तो 9/11 भी एक बयानिया या स्लोगन के बगैर नहीं था। और इसकी दीगर मिसालें हैं मोरोज, जो कि फिलिपीन में अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। टामिल टाइगर्स, उनका बयानिया ये था कि टामिल जो कि एक बहुत पुराना एथनिक ग्रुप है, उसको दबाया जा रहा है। बलोच मिलिटेंट का बयानिया ये है कि हमारे सियासी और माशी हकूक नहीं हमें मिल रहे। फ़लस्तीनी का नारा यह है कि मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी या मौत, इंडिया गो बैक, ये भी एक स्लोगन है। फ़लस्तीनी मुजाहिद ग्रुप्स भी इस किस्म के दीगर
स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सपोर्ट। सपोर्ट किसका? लोगों का। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों की सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकती। उसको छुपने के लिए शेल्टर चाहिए, उसको सिंपैथी चाहिए लोगों की, उसको लोगों की सपोर्ट चाहिए। ये वो दहशतगर्दी के टूल या तरीके से करता है। याद रखिएगा कि इंसर्जेंट और टेररिज्म में एक बुनियादी फर्क है। आप अक्सर सुनते होंगे इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी, और आप अक्सर टेररिज्म का भी लफ्ज सुनते हैं। इन दोनों में फर्क बुनियादी एक ये है कि जो इंसर्जेंट होता है या इंसर्जेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ रियासत के इदारों के खिलाफ वायलेंट होती है। यानी कि वो रियासत की फौज से लड़ेगी, रियासत की पुलिस से लड़ेगी, रियासत के जजों को मार सकती है, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को मार सकती है, लेकिन किसी सिविलियन को और आम शहरी को नहीं मारती। और अगर गलती से मार दे तो उसके लिए अपोलोजाइज करती है। टेररिज्म जो है वो सबको मारती है, रियासत के लोगों को भी मारती है, आम इंसान को भी मार देती है। टेररिज्म ये डिस्टिंक्शन या ये फर्क नहीं करती। तो लिहाजा इंसर्जेंट जो है वो लोगों की सपोर्ट इस तरह हासिल करता है कि मैं तुम्हारे हकूक की जंग लड़ रहा हूँ। और इसकी एक एग्जांपल है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वो एक इंसर्जेंट ग्रुप है, वो आम लोगों को नहीं मारता, वो रियासती इदारों के खिलाफ ही लड़ता है। और टेररिज्म की मिसाल TTP है, वो रियासती इदारों के खिलाफ भी लड़ती है और आम इंसानों को भी मार देती है। लिहाजा हम देखते हैं कि सपोर्ट मोहब्बत से भी क्रिएट की जा सकती है, और सपोर्ट जो है वो खौफ के जरिए भी क्रिएट की जा सकती है। तो जब आप टेररिज्म के जरिए लोगों को खौफजदा करते हैं, आप टेरर क्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को डरा देते हैं कि हमारी बात मानो। ये हमने पूरे सवात और बुनीद के जहां TTP ऑपरेट कर रही थी वहां हमने ये देखा, उन्होंने खौफजदा किया लोगों को, और इस तरह लोगों को आमादा किया कि अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे, अगर हमें शेल्टर प्रोवाइड नहीं करोगे तो हम तुम्हें भी मारेंगे, लिहाजा चुप करके हमें छुपाओ। तो जब पब्लिक टेरराइज हो जाती है तो वो अपनी सरकार को भी प्रेशर देती है कि भाई इनसे बात करो, ये क्या चाह रहे हैं। और जब ये पब्लिक ये कहती है, हमने देखा कि TTP को पब्लिक ही लाई थी, स्वात के लोग TTP को लाए थे, कुछ दहशतजदा भी थे और कुछ TTP उनके सामने मोतबर भी थी। तो मोतबर इसलिए थी क्योंकि TTP वहाँ सरकार अपना काम नहीं कर रही थी, तो TTP ने वहाँ अपने शरिया कोर्ट्स बनाए और लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दिया। तो वहाँ के लोग शुरू शुरू में बड़े खुश हुए TTP से और TTP को ले आए, और उसके बाद फिर उसी TTP ने वो जुल्म के पहाड़ तोड़े कि वो लोग परेशान हो गए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की रियासत ने वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस किए। लिहाजा हम ये देखते हैं कि सपोर्ट जो है उसको क्रिएट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। इसी तरह 9/11 जो हुआ, तो हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिटीजन थे वो इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से ये कहा कि भाई ये कौन लोग हैं, हमें क्यों मार रहे हैं, और इनसे जाके बात करो। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनको मारूंगा, और इस तरह एक ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट हुई। बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इनसे जाके बात करो, और इनकी जो भी मसले मसाइल हैं जहां हम इन्वॉल्व हैं वहां से हटो। इसीलिए आप देखते हैं कि हर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट आके ये पहला बयानिया ये देता है कि मैं अफगानिस्तान से और इराक से अपनी फौजें निकाल लूंगा, अमेरिका को ये जंगे लड़ने का कोई शौक नहीं। तीसरी चीज है स्पेस। हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह चाहिए लड़ने के लिए। मिसाल के तौर पे TTP अगर लड़ी तो वो फाटा के रीजन्स में लड़ी, बलूचिस्तान जो लड़ी वो बलूचिस्तान के कुछ पहाड़ी इलाके वहां लड़ रही है। तो लिहाजा एक स्पेस चाहिए। ये स्पेस अर्बन भी हो सकती है, रूरल भी हो सकती है। अर्बन यानी कि शहरी इलाके भी हो सकते हैं, और रूरल यानी कि दही इलाकों में भी हो सकता है। यहाँ तक कि साइबर स्पेस में भी लड़ा जा सकता है।
सोशल मीडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव हैं। वहाँ से वो रिक्रूट भी कर रही हैं, अपना बयानिया भी स्प्रेड कर रही हैं, रेडिकलाइजेशन भी फैला रही हैं, और साइबर स्पेस में हैकिंग के ज़रिए मुख्तलिफ जो रियासत की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पेनिट्रेट करके उनको तबाह भी करती हैं। तो लिहाजा स्पेस का मतलब जो है वो ज़मीन, समंदर और हवा में लड़ना भी हो सकता है, और साइबर स्पेस में भी लड़ना हो सकता है। और इसी चीज़ को हम बैटल फील्ड और बैटल स्पेस से तसव्वुर करते हैं। बैटल स्पेस वो चीज़ होती है जो नज़र नहीं आती, लेकिन बहरहाल वहाँ जंग चल रही होती है। साइबर स्पेस, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सारी बैटल स्पेस पे आती हैं। और बैटल फील्ड बेसिकली फिजिकली नज़र आ रही होती है, ज़मीनी जंग, आसमानी जंग और समंदरों में जंग। सॉफ्ट टारगेट वर्सेस हार्ड टारगेट। कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत आसानी से हिट किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल को अटैक करना, मस्जिद को अटैक करना, चर्चों को अटैक करना, सिविलियन को अटैक करना। और कुछ टारगेट्स हार्ड टारगेट होते हैं, जैसे कि फौज को टारगेट करना, या दीगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना, स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक कर देना, पार्लियामेंट पर अटैक कर देना। ये हार्ड टारगेट्स कहलाते हैं। और स्पेस जो है वो इसलिए होती है क्योंकि उन जहाँ वो लड़ रहे होते हैं वहाँ वो अपने आप को विजिबल रखते हैं, यानी कि हम यहाँ मौजूद हैं, और मैक्सिमम लोगों को मारते हैं, मैक्सिमम कैजुअलिटी। इससे होता क्या है कि उनके सियासी अज़ाइम या सियासी मकासद को मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलता है। लिहाजा टेररिज्म एक साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और फिजिकल वायलेंस की गेम है। खौफजदा करके आप अपने सियासी मकासद पूरे करते हैं, और ये इस तरह होता है कि फिजिकल वायलेंस होता है। तो ये गेम के तौर पे भी इसको समझा जा सकता है। और ये लफ्ज़ मेरा नहीं है, गेम थियरीज, बहुत बड़ी बड़ी थियरीज हैं जिससे ये मुख्तलिफ जंगें जो हैं, चाहे वो टेररिस्ट हो या दो मुल्कों के दरमियान जंग हो, उसको गेम की तरह देखा जाता है, उसको गेम की तरह समझा जाता है। स्पॉन्सर्स, दुनिया की कोई भी टेररिस्ट तंजीम जो है वो पैसों के और हथियार के बगैर नहीं चल सकती, और दुनिया की कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फॉरेन सपोर्ट के अलावा चल ही नहीं सकती। ये एक फैक्ट है और ये बहुत दफ़ा प्रूव हो चुका है। तो ये फॉरेन सपोर्ट ग्लोबल पावर भी हो सकती है, जैसे कि अमेरिका ने आईसिस को सपोर्ट किया, टामिल टाइगर्स को यूके और जर्मनी ने भी सपोर्ट किया, इंडिया ने भी सपोर्ट किया, और टीटीपी को इंडिया सपोर्ट कर रही है। इसी तरह रीजनल पावर स्ट्रगल का भी हिस्सा बन जाते हैं। बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उसके उसके पीछे जो है कुछ हद तक ईरान का भी हाथ है, और कुछ हद तक इंडिया का भी हाथ है। हम ईरान से पाकिस्तान जो है वो दुश्मनी नहीं करना चाहता, लिहाजा पाकिस्तान, आपने देखा कि कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पे आके कहा कि हम माजी में जो ईरान के साथ हमने गलतियां की हम वो नहीं करेंगे अब, और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं ईरान से कि वो भी हमारे अंदर दहशतगर्दी ना करे। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान से टेररिज्म तंजीमें वहाँ ईरान में दहशतगर्दी करने गई हैं, और ईरान ने उसका जवाब भी दिया है। लिहाजा अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान माशाल्लाह एक कॉपरेशन की लहर दौड़ रही है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ठीक भी हो जाएगा मामला, इंशाल्लाह ताला। और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ईरान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फार्क को भी मुख्तलिफ कंट्रीज फंड करती थी, क्यूबा, यूएसएसआर और दीगर मुल्क, और वो लैटिन अमेरिका में या साउथ अमेरिका में जंगें लड़ता है। तो इस फॉरेन स्पॉन्सर्स की वजह से उनको पैसा, उनको ट्रेनिंग, उनको हथियार, उनको इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस, और लड़ने के लिए किस तरह लड़ना चाहिए उसकी एडवाइस सब मिलती है। और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन चीज़ों के बगैर नहीं चल सकती। एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अब हम देखेंगे कि टेररिज्म को रोका कैसे जा रहा है मुल्कों में और दुनिया में। इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी कि पुलिस, रेंजर्स, हसास इदारे और फौज मिल के उनको मारेगी। उनके ऊपर दहशत गर्दी या वायलेंस का जो
جواب ہے وہ وائلنس کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ ورلٹ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں VERLT, اور اس کا مطلب ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم اینڈ ریڈیکلائزیشن لیڈز ٹو ٹیررزم, یعنی کہ شدت پسندی کو روکنا. شدت پسند ایک انسان ہی وائلنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ٹیررسٹ بن جاتا ہے. لہذا شدت پسندی اور ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کو روکنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کو ہم ورلڈ کہتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل ٹرم ہے, اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو اس سے بہت سارے ڈاکیومنٹس مل جائیں گے. اسی طرح جو پل اور پش فیکٹرز ہیں اور 4S فیکٹرز ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک ملک کا معاشی نظام, ایک ملک کا جسٹس سسٹم, اس کی گورننس کتنی اچھی ہے. اگر بلوچ لڑ رہے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی ان کی کیا گریونسز ہیں. اگر لیٹن امریکہ میں فارک لڑ رہی ہے تو ان کو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو. ان کو انصاف دلانا پڑے گا, ان کو وہ چیزیں دینی پڑیں گی جو ان کی مانگیں ہیں کچھ حد تک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹامل ٹائیگرز جو ہیں ان کو وائلنس کے ذریعے ختم کر دیا گیا, لیکن IRA جو کہ UK میں لڑ رہی تھی, UK کی گورنمنٹ نے کہا بھائی بتاؤ اپنی مانگیں, ہم تمہاری مانگیں پوری کریں گے. چچنیا اور USSR کی بھی جو جنگ ہو رہی تھی, تو فائنلی USSR جب ٹوٹا اور وہ رشیا بن گیا, تو رشیا نے چچنیا سے پوچھا بھائی بتاؤ کیا چاہیے, ہم تمہاری مانگیں پوری کرتے ہیں, اور اس نے کی بھی. لہٰذا چچنیا اور رشیا جو ہے وہ اب بہت قریب آ گئے ہیں اور بہت تعاون کرنے والے دوست بھی بن گئے ہیں وہ. اسی طرح سائبر ٹیررزم کو اور فائنینشیل ٹیررزم کو سٹاپ کرنا, یعنی کہ آپ سائبر ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دہشت گرد تنظیموں کے ویب سائٹس بنے ہوئے ہیں, ٹویٹر میں وہ ایکٹیو ہیں, فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کے, اور ان سے وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں, دہشت گردی کا بیانیہ پھیلاتے ہیں اور ریڈیکلائزیشن پھیلاتے ہیں. ان کو روکنا سائبر ورلڈ میں ہی یہ ممکن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اداروں کے سائبر ٹیررزم ونگ ہیں, جیسے FIA. ہاں آ گئے, ہیلو, اوکے آ جاؤ. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ٹیررزم جس میں منی لانڈرنگ بھی آتی ہے, منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ بہت سارے مختلف دیگر انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو پیسے فراہم کیے جاتے ہیں, تو اس کو بھی روکنا ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ ہم یہ لیکچر ختم کر رہے ہیں, اور ہم نے آج دیکھا کہ ٹیررزم کی سوشل کازز کیا ہوتی ہیں, پولیٹیکل کازز کیا ہوتی ہیں, اور اکنامک کازز کیا ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو روکنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے. آئی ہوپ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. کچھ سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.